अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद और कुदरत की तरफ से अगेन हमारे लिए एक रिमाइंडर है, हमारे लिए याद दहानी है कि हम सुधर जाएं, हम ठीक हो जाएं, हम कुदरती माहौल और कुदरत के कामों में छेड़खानी छोड़ दें, वरना कुदरत जब अपनी करनी पर आती है तो फिर हर चीज़ अनकंट्रोलेबल हो जाती है। और ऐसा ही कल लाहौर में हुआ। 30 साला रिकॉर्ड टूटा है बारिश का। 10 घंटे में 291 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई है। अच्छा, लाहौर में बहुत बारिश होती है, पंजाब में आपको पता है बहुत बारिश होती है, तो लिहाजा रिकॉर्ड टूटना या नहीं किसी दिन लग रहा होता है आज तो बस जिंदगी में ऐसी बारिश नहीं देखी एंड ऑल दैट, बट दिस इज एक्चुअली ट्रू। आपने जितनी भी बारिश देखी हो, कल जो हुआ है ये उससे ज़्यादा है। तो दिस इज़ ऑब्वियसली अनप्रेसिडेंटेड। हम पिछले 30 साल के रैकेट की बात कर रहे हैं और जिसने वहाँ जो हमारे जानने वाले हमारे दोस्त रहते हैं, जिनसे भी बात हुई है, उनका भी यही कहना था कि भाई तुम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते कि क्या हुआ है। भाई लाहौर के लिए बड़ी अनप्रेसिडेंटेड बातें हैं कि प्लाज़ों की दुकानों की बेसमेंटें भर गई हैं। ठीक है, सड़कों पे पानी आता था, निकल जाता था, लेकिन नहर ओवरफ्लो कर गई। और आज से ऑनवर्ड्स जो है पंजाब में मुख्तलिफ अजला में सैलाब का खदशा जाहिर किया जा रहा है। क्या कहा यह जा रहा है कि बेशतर इलाकों से पानी निकाल दिया गया है, लेकिन अभी भी चंद इलाके ऐसे हैं जहां पर पानी मौजूद है। एटलीस्ट लोगों की ज़ाती अमलाक में पानी मौजूद है और लोगों को नई आइडिया कि ऐसे में करना क्या है, क्योंकि दे हैव नेवर बीन थ्रू सच ट्रॉमा इन लाइफ। मतलब बेसमेंट्स भर गई, नहर जिस तरह आपने बताया कि ओवरफ्लो कर गई, जो अंडर पासेज हैं और बहुत है लाहौर में अंडर पासेज, वो तालाब का मंजर था उन अंडर पासेज में। तो हर चीज़ जो कि तालाब क्या उम्र लेवल अंडर पास से सड़क का लेवल बराबर आया हुआ था, बराबर आया हुआ था। बेसिकली यू कुड नॉट गेज के अंडर पास है, सड़क है, क्या है। दोबारा से ये बताएं, इफ़ यू हैव नॉट बिन टू लाहौर, तो ये बहुत अजीब बात है। कराची में बैठे हुए हमें लगता है कि अंडरपास भर गया सो ऑब्वियसली भरना था। नहीं, ये इतना ऑब्वियस नहीं है। वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम लाहौर का ऐसा है कि पानी आराम से निकल जाता है जितनी भी बारिश हो जाए। बट ऑफ कोर्स जो कल हुआ है वो यही बता रहा है कि मौसम किस तरह, मतलब ऑलमोस्ट लगता है ना अब्दुल्ला के मौसम को एक गुस्सा चढ़ा हुआ है कि पानी खड़ा है एंड द रेन इज नॉट स्टॉपिंग। बारिश तो हुई थी, फिर जाहिर है हमने जिस तरह शहरों में कंक्रीट पोर किया है, जिस तरह हमने शहरों को कंक्रीट के जंगलों में तब्दील कर दिया है। वो मॉडल टाउन के करीब एक बिजनेस पे की मैं देख रहा था सैटेलाइट तस्वीरें 2019 और 2023 की, मतलब सैकड़ों हज़ारों दरख्त बेदरेग हम काट रहे हैं और कुछ ना कुछ बनाने की तगदों में लगे हुए हैं। कराची का ये हाल हुआ है, अब लाहौर का ये हाल हो गया है। आप लिख के ले लीजिए, अगली बारी इस्लामाबाद की है। वहाँ पर भी यही होगा। जिस तरह बेदरेग तरीके से हम कुदरती चीज़ों को ख़त्म कर करके, खेत खलियान जंगल ख़त्म कर करके हाउसिंग सोसाइटियाँ, प्लाजे, इंडस्ट्रियल एरियाज़ डेवलप कर रहे हैं। ये नहीं है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन साथ में अपने कुदरती माहौल को, अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग, फिर जगहों का तयन, ये बहुत सारे मामलात हैं जो मद्देनज़र रखने होंगे। अदरवाइज़ वही हाल हो रहा है हमारे तमाम शहरों का जो हम कराची में भुगत चुके हैं। अच्छा जी, बाकी सारी चीज़ें तो हम आपको साथ साथ विजुअली दिखाते जा रहे हैं। मतलब पिक्चर्स स्पीक 1000 वर्ड्स वाली सिचुएशन है। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का क्या कहना था, ये देखें। एक और स्पेल अभी पहले 5 बजे एक्सपेक्टेड था, आप कह रहे हैं कि रात को 9 बजे तक आएगा, तो अल्लाह ताला खैर करें। लेकिन उस कोशिश है उससे पहले पानी को क्लियर कर लें ये वाले को, ताकि अगला स्पेल आता है तो वो जिस तरह भी होगा उसको भी जल्दी क्लियर करेंगे। इतने थोड़े स्पेल में इतनी ज़्यादा बारिश पिछले डिकेड्स में नहीं हुई, तो उसको इतनी जल्दी निकालना आई थिंक काफ़ी बड़ा मिशन था। इन सारे लोगों ने मिल के जो ये ऑपरेशन किया है और अभी भी कर रहे हैं सारे के सारे मिल के। अच्छा, ये तो हो गया जो हो गया, लेकिन आगे भी अलर्ट्स जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पीडीएमए ने पंजाब में मुमकिना सैलाब का हाई अलर्ट जारी कर दिया है और ये कब से होगा, 8 से 10 जुलाई तक का, ये 2 दिन की बात हो रही है। लाहौर की क्या सूरत हाल है, पीडीएमए वालों से भी हम रब्ता करके पूछेंगे कि क्या एग्जैक्ट सूरत हाल है इस वक्त दरियाओं में, किस सतह पर पानी मौजूद है, क्या खदशा है। भारत की तरफ से पानी छोड़े जाने के भी खतरात मंडला रहे हैं। ये होगा, हम सबको इसके लिए जहनी तौर पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये होता रहा है, क्योंकि होगा। जाहिर है पानी और कहाँ लेके जाएंगे वो लोग, दरियाओं में ही छोड़ेंगे ना। हम उम्मे फरवा से मालूम करते हैं। उम्मे फरवा, आप कहाँ हैं? मतलब आप भी कितने अरसे से रिपोर्ट कर रही हैं शहर की सूरत हाल, मौसम का हाल, पानी खड़ा होना, निकल जाना। कल जो हुआ वो कितना मुख्तलिफ था गुज़श्ता कई सालों से जो होता आया है उससे, आपके एक्सपीरियंस में भी, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी नज़र है।
जी बिल्कुल, हुमा और अब्दुल्ला, इस तरह से है कि लक्ष्मी चौक में मौजूद हूँ और लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा होना कोई नई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता इस तरह से था कि जो मुसलसल 10 घंटे की बारिश हुई और 10 घंटे के मुसलसल बारिश रहने से पानी को निकलने में दुश्वारी हुई, लेकिन लक्ष्मी चौक ये वही जगह है कि जब माजी में हम देखते थे कि पूरा पूरा दिन बारिश का पानी यहाँ पे खड़ा होता था, लेकिन महकमा वासा ने बाद में स्ट्रेटेजी अपनाई, यहाँ पर नज़दीक में कोई ऐसे सिस्टम बना दिया है कि यहाँ पर बारिश का पानी जब आता है, खड़ा होता है, तो उस वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम ऐसा कर दिया है कि जहाँ पर पानी सारा सेव कर लिया जाता है, जिसके बाद से काफ़ी अरसे दराज से अब ये देखने में आ रहा है कि चंद घंटों के बाद लक्ष्मी चौक के अंदर पानी जो है वो साफ़ कर दिया जाता है। और उसके यहाँ पर मैंने एक ऐसा टाइम भी देखा है कि जहाँ पर 250 मिलीमीटर बारिश हुई है और उसके दौरान में यहाँ पर किश्तियाँ चलाई जाती थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। अब भी ऐसा होता है, बारिश होती है, लोग नहीं निकल पाते, लेकिन महकमा वासा की जानिब से यहाँ पर बाकायदा तौर पर कैंप्स लगे हुए हैं, मशीनरी लगाई जाती है, जैसे ही बारिश होती है और पानी अब क्लियर हो जाता है। अच्छा, पता है क्या उबे फरमान, लक्ष्मी चौक जो है ना वो इट्स अ हाईलाइटेड स्पॉट। शुरू से हमारे बचपन से हमने देखा है लक्ष्मी चौक पे पानी खड़ा होता है, वहाँ से पानी निकल जाता है, ठीक है। कल जो बारिश हुई है, बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पर पानी नहीं खड़ा होता था वहाँ पर भी पानी खड़ा हुआ, जैसे अल्लामा इकबाल रोड है, गड़ी शाह चौक पर भी इसी तरह पानी अरसा दराज से खड़ा होता है, वहाँ पे लेटेस्ट इत्तलात थी कि नहीं उस तरह से मामला हल हो सका। अब लक्ष्मी चौक को तो साफ कर दिया, बाकी शहर की क्या सूरत हाल रही है? क्योंकि लक्ष्मी चौक तो सबने रिपोर्ट करना ही है ना इन एनी केस, जब लाहौर में बारिश होती है। उसके बाद इतना बुरा हाल होता था कि उसको तो वो तो ऑलरेडी हाईलाइटेड है। हाउ डज द रेस्ट ऑफ द सिटी लुक लाइक? जी बिल्कुल, कल की जिस तरह की बारिश हुई उसमें देखने में ये आया, इलामा इकबाल रोड की आपने बात की, और बेसमेंट में पानी इस वजह से आया, एक तो नहरें ओवरफ्लो हो गई। अमूमन वासा के लोग जो जब मशीनरी लगाते हैं तो वो पानी को जब इकट्ठा करते हैं, स्टोर करते हैं, तो वो नहरों में ही जाके गिराते हैं। जब बारिश ही मुसलसल होती रही और पानी इकट्ठा ही होता चला गया और नहरें ओवरफ्लो हो गई, तो वासा के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि वहाँ से वो पानी को निकालते और उसको किसी जगह पे गिराते। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही बनी कि जिन जिन बेसमेंट में कभी पानी नहीं गया था उन जगहों पे भी पानी चला गया। हम पहले कहते थे कि अंदरून शहर में सिर्फ पानी होता है, पोश इलाकों में भी बहुत ज़्यादा पानी था। उसकी सबसे मेन रीज़न ये थी कि हमारे यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम उस तरह से फाल नहीं हो सका जिस तरह होना चाहिए। पाइप्स तो बड़ी बड़ी डालती जाती हैं, गटर के ढक्कन भी रख दिए जाते हैं, लेकिन जब गटर के ढक्कन ही नहीं उठाए जाएंगे यानी कि उन पे पानी किस तरह से ड्रेन होगा। मुस्लिम टाउन का ही इलाका है, वहाँ पर बाकायदा नई पाइप्स डाली गई ताकि वहाँ पे पानी इकट्ठा ना हो, गटर के ढक्कन भी रखे गए, लेकिन वहाँ पे गटर के जब वहाँ के कोशिश की गई कि गटर के ढक्कन उठा दिए जाएँ ताकि पानी ड्रेन हो सके, तो वो भी मुमकिन नहीं हुआ। अब पानी भी नहीं निकल पा रहा, तो आप खुद सोचें कि जिन जिन इलाकों में पहले कभी पानी इकट्ठा नहीं हो रहा, अभी क्लियर है वैसे ज़्यादातर शहर कहीं ना। जी बिल्कुल, लाहौर का बेशतर इलाका इस वक्त क्लियर हो चुका है। 10 बजे तक, रात के 10 बजे तक पानी क्लियर हो गया था, क्योंकि जैसे बारिश रुकी है मशीनरी लगी है और पानी जो था वो थोड़ा सा कम हुआ और जैसे जैसे वासा ने मशीनरी लगा के इलाके को साफ़ कर दिया है। अब लाहौर का शहर का इलाका जो है बेशतर साफ़ हो चुका है। अंडर पासिस की आपने जैसे बात की, अंडर पासिस जो है आप देखिए कि सड़क थोड़ी ऊंची होती है, अंडर पास थोड़ी नीचे सड़क चली जाती है। जब सड़क एक साइड पे ऊपर होगी और एक नीचे होगी तो वो पानी सारा नीचे की तरफ जाएगा। यही वजह है कि अंडर पासिस में आप देख लें कि जैसे बारिश होती है पानी उस तरफ उसका फ़्लो होना शुरू हो जाता है। और वही सीवरेज का निज़ाम जब तक सही नहीं होगा, सड़कें नई से नई बनाई जाती है, सीवरेज के नए निज़ाम की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जाती। यही वजह होती है अंडर पासिस जो कलमा चौक का अंडर पास है। And so much water, if this could be collected and stored for the use later on, I guess इस तरह का कोई मंसूबा भी ज़ेरे गौर था। ऐसा कोई सैलाब और बारिशें होती है ना, हम उसके बाद सोचते हैं कि इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन उसके बाद बात कभी होती नहीं है। बात करते हैं हम जरा। इब्राहिम हसन मुराद, केयर टेकर मिनिस्टर पंजाब फॉर लोकल गवर्नमेंट, हमारे साथ हैं। मुराद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया है। मुराद साहब, 300 मिलीमीटर की बारिश, 30 साल का रिकॉर्ड ये जो टूटा है लाहौर में, क्या इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं और तैयारी भी इस मुताबिक हो कि जी अब बात जो है वो ऊपर से ऊपर ही जाएगी? And were you warned? बताया गया था आप लोगों को भाई तैयारी पकड़ लें, कमर कस लें, ये हो सकता है? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहली तो बात यह कि जो 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है, जो लास्ट इस स्केल की बारिश हुई थी उसमें ये बारिश 18 घंटे में हुई थी और इस साल 300 mm की बारिश सिर्फ 8 घंटे में हुई। और हमें काफ़ी जो है मेट डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट्स भी थे और जो हुकूमत पंजाब है वो तैयार भी थी कि एक रिकॉर्ड रेनफॉल आने लगी है।
और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि पंजाब गवर्नमेंट ने अपने जितने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, हमने सारी कनाल्स की डीसिल्टिंग कराई थी। जो इक्विपमेंट था वो ऑलरेडी चेक किया था कि जो रिपेयर होना है वो रिपेयर हो, फंक्शनिंग है, एक्टिव है, कोई नया इक्विपमेंट खरीदना है वो खरीदा जाए, स्टॉक टेकिंग की जाए। और इसी की वजह से हुकूमत पंजाब ने तकरीबन 6 से 8 घंटे में सारा लाहौर शहर क्लियर कर दिया। और आप यकीन करें कि जिस लेवल की बारिश हुई है 300 mm इज़ अबाउट 1 फीट, 1 फीट जो है समझे पूरे लाहौर के अंदर पानी बरसा है और 6 से 8 घंटे में ये क्लियर हुआ है। और अगर ये हमारी तैयारी ना होती तो आज और अभी लाहौर शहर में तकरीबन 5 फुट पानी खड़ा होता। तो ये ऑब्वियसली हमारी प्रिपेयर्डनेस थी और वज़ीर आला साहब जो है वो खुद फील्ड में थे, एक्टिव थे, सारे मिनिस्टर्स एक्टिव थे, लोकल जो इंतज़ामिया है वो एक्टिव थी। और कल जो है जितने सेक्रेटरीज हैं उनको भी एक जोन जो है वो मार्क किया गया। अच्छा जी, बिल्कुल। इब्राहिम साहब मिनिस्टर्स एक्टिव थे, सबसे पहले तो वज़ीर आला एक्टिव थे, लेकिन वहाब रियाज क्या कर रहे थे मुझे समझ नहीं आ रहा था। लंबे बूट पहन के मुझे कोई इतना एतराज़ नहीं हुआ। आई डिडंट थिंक कि वो जितना शो किया जा रहा है कि स्प्लैश मार रहे थे पानी का, स्प्लैश नहीं मार रहे थे, मेरे ख्याल में वो देख रहे थे, मुझे ऐसा लगा नहीं था। एनीवे, हम जरा कमिंग बैक टू द सीरियस थिंग। अच्छा मुराद साहब, ये ज़रूर बताइएगा अंडर पासेस, क्योंकि वी वर ऑल्सो टॉकिंग टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट अभी, और उनका भी ये कहना था कि बेशतर इलाके जो हैं वो क्लियर हो चुके हैं डिस्पाइट द फैक्ट कि बारिश कितनी हुई है, बट अंडर पासेस और उनका ड्रेनेज आर स्टिल अ प्रॉब्लम, क्योंकि अंडर पास का एक स्विमिंग पूल बन जाना, एक तालाब बन जाना, दैट इज़ स्टिल कंसर्निंग, कंसिडरिंग कि अभी हमें पता नहीं है कि ये बारिशें कब रुकेंगी। अभी PDMA ने भी एक और अलर्ट जो है फ्लडिंग का वो भी जारी कर दिया है, तो उसके लिए इमरजेंसी बेसिस पे कुछ किया जा सकता है? जी, जो अंडर पासेस हैं, कल मैं खुद शहर के दौरे पे था और मैंने देखा कि जिस तरह पिछली बार अंडर पासेस फिलअप हुए थे, इस बार वो नहीं फिलअप हुए। उसकी वजह ये थी कि हमने डी वाटरिंग सेट्स और जो सक्शन पंप्स हैं वो इंस्टॉल किए हुए थे। जो मेन इसका इशू है वो सबको समझने की ज़रूरत है, और वो ये कि लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिर्फ 100 mm रेन जो है बर्दाश्त करने के लिए बना हुआ है। और जब आप 100 mm रेन की जो ड्रेनेज पाइप्स हैं और सारा जो सिस्टम चल रहा है सीवेज का, उसके अंदर आप 300 mm बारिश ले आएंगे तो ऑब्वियसली वो ओवरफ्लो कर जाएगा। अच्छा, नंबर 2 जो बात है मेन, और जो सिटीजन्स के लिए, शहरियों के लिए भी है, कि मैंने जिस ट्रेन को भी देखा है उसके अंदर आप यकीन करें शॉपर और हर तरह की प्लास्टिक और इस तरह की चीज़ें जो है हमें मिली हैं, जिसकी वजह से होता है कि ड्रेन ब्लॉक हो जाती है और पानी जो है जिसने आगे पुश आउट करना है, एग्जिट करना है, वो कर नहीं पाता। तो उसके लिए भी हुकूमत को बड़ी दुश्वारी होती है और हमें जो है ना बार बार ये क्लीन करानी पड़ती है। और लोग हर तरह की चीज़ ही ड्रेन में फेंक देते हैं और फिर जो है वो पानी ऑब्वियसली ओवरफ्लो कर जाता है और वो बाद में हुकूमत को जो है उसका जिम्मेदार करार देते हैं। तो ये है कि हमें ऑब्वियसली एक जॉइंट एफर्ट चाहिए। जो शहरी हैं उनको भी चाहिए कि ये अपनी हर तरह की चीज़ ड्रेन में ना फेंकें, जो गंद है, गार्बेज होता है वो गार्बेज कैन में फेंकें और ड्रेन जो है अपनी साफ रखें। एब्सोल्युटली इब्राहिम साहब, आपने तो अभी शॉपर ही देखे, यहाँ तो हमने सीमेंट की बोरियां देखी हैं, और वो फिर जानवरों की सिरियां और इस किस्म की चीजें भी, गाय की सिरियां। अच्छा, अभी हम बात करेंगे, सिंस यू आर द केयरटेकर मिनिस्टर फॉर द लोकल गवर्नमेंट फॉर द होल पंजाब, PDMA कह रहे हैं भाई दरियाए रावी, सतलुज, जेहलम वगैरह में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है, सैलाब के शदीद खतरात मौजूद हैं, बारिशें और भी होनी हैं। ये तो हो गई शहर की बात। बाकी इलाकों के जैसे दरियाई इलाके हैं वहाँ पे सैलाब आता है, आप लोगों की क्या तैयारी है? क्या प्लानिंग शुरू हो गई है या प्लानिंग फेज से आप गुजर चुके हैं? हाउ आर यू गोइंग टू हैंडल दिस ऑल? जी, तकरीबन जी कोई 2.5 माह पहले वज़ीर आला साहब ने एक मिनिस्टेरियल कमेटी बनाई थी जिसका मैं मेंबर हूँ। पंजाब जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके सारे मेजर्स उसने टेकअप करने थे। तो हमने ये देखा, नंबर 1 के जो फ्लड प्रोन एरियाज़ हैं उधर जो आबादी है उसको रीलोकेट किया जाए। नंबर 2, हमने एक अवेयरनेस कैंपेन प्लान की है कि जिसमें प्रिंट के अंदर और बाकी मीडिया और सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए लोगों को ये अवेयरनेस दिलाई जाए कि जो फ्लड है ये रियल है और ये इसकी चांस है। और आपके और हमारे सबके इल्म में है कि जो क्लाइमेट चेंज है, इस साल जो मई के महीने में हमने मौसम देखा या जून के महीने में जो हमने बारिश देखी है, ये तारीख में कभी पाकिस्तान और पंजाब और लाहौर ने नहीं देखी। तो ऑब्वियसली हमें जो है एक्सपेक्टेशन है कि इस साल जो है वो ये इसका चांसेस हैं कि बहुत सीरियस जो है वो क्लाइमेट जिसे कहते हैं चेंज कैटास्ट्रोफी हो। और उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मीटिंग्स की हैं और उनसे हमने स्कीम्स भी मांगी हैं कि क्या क्या कैनाल्स हैं, ब्राजेस हैं जिधर से बनना चाहिए। तकरीबन 11 स्कीम्स भी पास हुई हैं
और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जी एक्टिव है और हम उम्मीद करते हैं कि इस साल जो है सिचुएशन हम बेहतर तरीके से मैनेज कर लें। अच्छा, लास्टली इब्राहिम साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप लोगों ने ठीक है बड़ी जल्दी जल्दी पानी निकाल लिया, एयरपोर्ट के अतराफ़ का जो इलाका है ना, वहाँ से फ़्लाइटें एट टाइम्स चली रही होती हैं, मोस्टली चल रही होती हैं, बारिश में भी जहाज़ उड़ रहे होते हैं, एंड पीपल समहाउ हैव टू रीच द एयरपोर्ट। अगर वो पहुँच भी जाते हैं तो एयरपोर्ट के करीब भी आपको पता है 1-2 अंडरपासेस हैं, वहाँ से गुजरना मुहाल हो जाता है और लोगों की फ़्लाइटें मिस होती हैं। सो आप उस पर भी ज़रा नज़र रखिए खुसूसी तौर पर कि वो अंडर पासेस इन एनी केस क्लियर रहें, क्योंकि जो पहुँच गया है वहाँ तक वो अपनी फ़्लाइट तो ले ले फिर। हाँ, दैट्स ट्रू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो लास्ट टाइम मैंने देखा था उसमें ये था कि एयरपोर्ट एरिया में, कैंट एरिया में सबसे ज़्यादा बारिश हुई है और ये कि जो हुकूमत पंजाब है ये बेसिकली ऑपरेट करती है इन जोन्स में और जो एयरपोर्ट है और कैंट जोन है इनके साथ हम इंशाल्लाह कोलैबोरेट करेंगे। ये आता है वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर, तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे कि इधर भी बिल्कुल जो है कोई पानी ना हो और हम इनको असिस्ट करें। इक्विपमेंट चाहिए, मशीनरी चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स चाहिए ताकि जो भी पैसेंजर्स हैं उनको कोई दुश्वारी ना हो। मुराद साहब, हम आपके साथ ही कुछ विजुअल्स वगैरह भी देख रहे हैं और जिसमें जब आपको पता है ये हमारा कल्चर भी है, पानी जब खड़ा हो जाता है तो काफ़ी लोग उसमें तैरना शुरू कर देते हैं, बच्चे ख़ास तौर पे स्विमिंग वगैरह कर रहे होते हैं। बिल्कुल, तो ये आप लोगों ने, बिकॉज ये तो हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, कुछ ऐसा भी किया है कि मैन होल्स जो बड़े बड़े गड्ढे हैं उनको बंद किया जाए, नोइंग के बारिश कितनी होने वाली है? जी, जो पिछली जी बारिश हुई थी तकरीबन 2 हफ्ते पहले, उसमें जब मैं सिटी का राउंड ले रहा था तो आप यकीन करें एक मैंने पिट देखी जो कि तकरीबन 35 फीट डीप थी और उसके पास ही जो है एक रिक्शा जो है वो जा रहा था तकरीबन 5-6 बच्चों के साथ। तो मैंने फिर फौरी जो असिस्टेंट कमिश्नर थे उधर उनको हिदायत की कि इधर साइनेज लगाएं, इस एरिया को सील करें, क्योंकि जब पानी आ जाता है तो आपको पता नहीं लगता कि गड़ा किधर है और सड़क किधर है और पार्क किधर है। तो ये बिल्कुल इसके ऊपर जो है ना पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए कि जिससे जो है और शहरी जो है वो इनसे उनसे दूर रह सकें। नंबर 2, पिछली जब बारिश हुई थी तो एक लाहौर के अंदर अंडरपास है गुलबर्ग के अंदर जिधर तकरीबन 7 फुट तक पानी आ गया था और इस बार जो बारिश हुई है कल उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको मैनेज कर लिया, लेकिन वो 7 फुट के पानी के अंदर जो बच्चे थे वो तैर रहे थे और साथ ही मैंने देखा कि कुछ इलेक्ट्रिकल वायर्स भी जो है उधर थी। तो फौरी जो है जी हमने फिर उनको उधर से विकेट कराया और सबको हिदायत की और ये आपने बहुत ज़बरदस्त पॉइंट रेस की है और आप जियो टीवी के जो थ्रू हम सबको भी कहना चाहते हैं और जिधर आप भी किसी बच्चे को देखें तैरता हुआ तो उसको मना करें और उसको पानी से निकालें क्योंकि उसकी जान भी इसमें जा सकती है। एब्सोल्युटली, और जान गई है, 2 बच्चे इसमें इन तूफ़ानी बारिशों में अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। सो अभी जो मज़ीद स्पेल्स एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं इब्राहिम साहब, आप लोग उसके लिए तैयार हैं? क्योंकि ज़ाहिर है मशीनरी होती है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल होती है, एग्जॉस्ट भी हो जाती है। वुड यू बी नीडिंग मोर रिसोर्सेज या फिर यस यू रेडी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जितनी टीम है, कल वज़ीर आला साहब ने लोगों को डिविजन्स भी अलॉट कर दी हैं और मिनिस्टर्स को, और उसके साथ साथ जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं इनको जोन्स भी अलॉट हो गए हैं। तो और हमारे जितने कमिश्नर हैं और ख़ास तौर से लाहौर के अंदर DGLD है, DC है और MD वासा है, वी आर ऑल इन द फील्ड और इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि जितनी भी होगा चैलेंज होगा हम इसको जो है ना बेहतर तरीके से मैनेज करेंगे और जो शहरी हैं उनको कम से कम तकलीफ हो। लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में जो नुकसान हुआ है, ज़ाहिर है प्लाजे हैं, दुकानें हैं, उसमें माल तो उनका ज़ाया हो गया, उनको तो कौन कॉम्पनसेट कर सकता है, लेकिन आप लोग वहाँ उन्हें असिस्ट कर रहे हैं पानी निकालने में एटलीस्ट? जी, इंशाल्लाह जहाँ से हमें कंप्लेन आती है वहाँ हम आगे भी जाएंगे और पहले भी जहाँ से हमें रिपोर्ट आई है तो हमने इसकी हेल्पलाइन भी है और लोग यूज़ भी कर रहे हैं और हमें वैसे भी जो भी इन्फॉर्म करता है तो हमारी कोशिश होती है कि हम आगे जो रेलिवेंट फोरम है और जो रेलिवेंट एरिया डायरेक्टर है उनको हिदायत करें कि लोगों को असिस्ट करें। रेस्क्यू के भी कुछ इश्यूज़ हैं, 1122 भी हमारे साथ जी इन्वॉल्व है और आपने कहा कि लोगों का नुकसान हुआ है चीज़ों का, तो हम हुकूमत ये भी देखेगी कि किस तरह जो है उनको ऑब्वियसली कॉम्पनसेट भी किया जा सकता है, वो लाइफ है या बिलोंगिंग्स हैं जिस तरह भी। थैंक यू जी, हम आपकी कारकर्दगी पे आपको बताइए नज़र रखेंगे। शुक्रिया आपने बहुत शुक्रिया इब्राहिम हसन मुराद साहब, केयरटेकर मिनिस्टर पंजाब फॉर द लोकल गवर्नमेंट। अच्छा, ये एक है ना टू बी और नॉट टू बी, अब सड़कों पे अगर मिनिस्टर और ये सारे जो अथॉरिटीज़ हैं ना हो तो तब तकलीफ होती है और अगर ज़रा ज़्यादा ही हो जाए
तो उस पर भी बड़ा एतराज होता है। जैसे पे तो नहीं होती तकलीफ, जैसे कि वहाब रियाज के लंबे बूट और उनकी नहीं, सोशल मीडिया वाज फुल ऑफ। अच्छा, वो लंबे बूट पहने खड़े थे, मुझे लग रहा था अपनी गली में खड़े या किसी और की गली में खड़े थे, जहाँ भी खड़े हों, जहाँ भी खड़े थे। लेकिन वो जो अपनी गाड़ी में एक तो ड्राइव करते हुए मोबाइल भी चला रहे थे बारिश के मौसम में जहाँ पानी खड़ा है सड़कों पे। फिर मुझे लग रहा था कि जो एक जगह है, एक शॉट आता है जिसमें इर्द गिर्द मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ गुजर रही हैं एंड ही पैसेस दैट पॉइंट एट अ ग्रेट स्पीड। सो वो जो स्प्लैश है वो लोगों पे गिर रहा था और खासा गिर रहा था। मैंने बहुत एंगल से वीडियो देखी, वो वाली वीडियो दिखाएं, मुझे नहीं लगा कि इनकी गाड़ी की वजह से वो स्प्लैश गिर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, ऑब्वियसली डिलिबरेटली तो कोई भी नहीं करता, लेकिन इफ़ यू आर ऑन अ बाइक और अ कार ऑन द रोड्स एट दिस इस लेवल ऑफ बारिश में, तो एक्सपेक्ट के स्प्लैश गिरेगा। But you know your speed also matters a lot. Some cars actually should not slow down in such water, वो रुक जाती हैं। But yes, at least he was there. मुझे लगा कि बहुत undue criticism। हमें वैसे ही इतना ज़्यादा नेगेटिव लोगों के बारे में होना नहीं चाहिए। If he's just trying to be there and do something, let him do something. And imagine if he was not there, not doing anything, और घर में बैठी हुई एक तस्वीर आ जाती तो उस पे चाय और पकौड़े खाने की, मतलब उस पे तो आग लग जाती ना फिर, और तो फिर let it be, रहने दे लोगों को। अच्छा, वो बेचारे अकेले ही हैं, उनके साथ मुझे लगता है कोई जाहिर है उनका he was driving himself, मतलब खुद ही इधर-उधर फिर रहे थे। अच्छा, इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि वो यहाँ ड्राइव करके फोन करते होंगे लोगों को कि हाँ यहाँ भी पहुँच जाए, यहाँ भी देख लें। Why not? जिस तरह वो मुराद साहब भी बता रहे थे कि everybody करते हैं लोग, so yes, working in conjunction। हम ब्रेक ले रहे हैं, इसके बाद महकमा मौसमियात के डायरेक्टर से भी बात करेंगे कि आगे क्या होने वाला है मौसम का हाल। Everybody out there stay safe। अपनी जो घरों की घंटियां हैं उस पर ज़रा कुछ शेड वेड लगा दें, बंद कर दें, एहतियात करें, फ़ोन करके लोगों को बुला लें बाहर अगर घरों पे घंटियां बजाने से भी इज्तनाब करें उसको, और जस्ट ट्राई टू स्टे इंडोर्स। ज़रा हम क्रिकेट के मामलात में आपको अपडेट दे दें। एशिया कप की मेज़बानी का मामला तो हल हो गया, लेकिन टूर्नामेंट शुरू होने में 2 माह से भी कम वक्त रह गया है और अब तक इवेंट के बाज़ाब्ता स्केड्यूल का ऐलान नहीं किया गया। इस मरतबा एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में हो रहा है और क्योंकि मेज़बान पाकिस्तान है इसलिए स्केड्यूल जारी करना भी हमारे बोर्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन बोर्ड के मामलात भी सेटल हो ही गए हैं फाइनली। अच्छा जी, इतलात क्या है कि मुताबिक सितंबर में श्रीलंका में शदीद बारिशों की पेशगोई है और जिसके बायस कहा यही जा रहा है कि कोलंबो में पाक भारत मैच होना मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। रौला सारा इसी का था, पता है ना आपको। अगर ये भी मानी हो सकेगा तो फिर क्या होगा, और इसलिए एशिया कप में पाक भारत मैच की मेज़बानी जो है वो दम्बोला एक और जगह, हाँ, दम्बोला के करने के कभी इम्कानात हैं। और इस वजह से एशिया कप 2023 के स्केड्यूल का ऐलान ताख़ीर का शिकार है और एक और सोच ये सामने आ रही है इसके स्केड्यूल जारी करने में देर की वजह पाकिस्तान के वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने से मशरूत है और अगर हुकूमत कौमी टीम को भारत जाने नहीं देती है तो ऐसी सूरत में एशिया कप मुतासर होने का खदशा भी है। एक सारी चीज़ें एक दूसरे पे डिपेंडेंट मुझे लगता है वैसे हुकूमत इस सिलसिले में मुझे लगता है अभी मसला नहीं करेगी, हाँ नहीं करेगी और अभी दे आर वेरी प्री ऑक्यूपाइड, वरना इसका भी फैसला और हमारी आपको पता है सियासत पे भी कोई खास असर पड़ता नहीं है, भारत जाने की इजाज़त दें या ना दें। वो अनलाइक इंडिया में तो क्योंकि पता है ना उनका वोट बैंक ही सारा इस बात से रिलेटेड होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कितना जहर उगला जा रहा है, हमारा ऐसा नहीं है उस तरह का मामला, शुक्र है अल्लाह का। खैर क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा जिसमें इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान, 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। सो या दिस इज द हाइब्रिड मॉडल जहां पे आधे से ज्यादा आधे मैचेस भी नहीं है हमारे। हैविंग सेड दैट, अगर अब्दुल्ला क्या ख्याल है अगर कोलंबो में नहीं होता और दम्बोला में होता है? दम्बोला साउंडेड टू मी लाइक अ डांस फॉर्म, कुछ लग रहा है ना कुछ दम्बोला, इट साउंडेड टू मी लाइक तंबोला। वो जो हाँ तंबोला तो तंबोला होता है, लेकिन आई डोंट नो, मुझे लगा कि जैसे मेरा ख्याल है कि तंबोला में होगा तो हमें जाना चाहिए, हमें जाना चाहिए ये देखने के लिए कि जिस जगह का नाम ये है वो कैसी है असल में। वैसे यू नो व्हाट, हमें तो जाना ही चाहिए ताकि हम, क्योंकि हम काफ़ी इसके बारे में बात करते हैं और हमारी नज़र भी होती है। बट एनीवे माजिद भट्टी साहब हमारे साथ हैं, काम की बात करते हैं उनसे। भट्टी साहब सबसे पहले तो उस पर बात कर लेते हैं कि श्रीलंका के बाद अब स्कॉटलैंड भी वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर गया है और पाकिस्तान के पहले दोनों मैचेस जो हैं वो उन्हीं से तय है। तो आपके ख्याल में क्या कहेंगे कि निस्बतन आसान है ये मामला या फिर आसान हरीफ मिलने का हमें फ़ायदा होगा या नहीं होगा एज कम्पेयर टू?
देखें, ये तो कहना मुश्किल है कि स्कॉटलैंड या श्रीलंका आसान हरीफ हैं, क्योंकि क्रिकेट ऐसा खेल है कि अगर एक दिन आपका बुरा हो तो फिर कोई भी टीम आप पर हावी आ सकती है। और खासतौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में आपके पास 50 ओवर की क्रिकेट में वापसी का चांस कम होता है। और श्रीलंका की टीम हमने एशिया कप के फाइनल में देखा, वहाँ पाकिस्तान लग रहा था कि फेवरेट है, लेकिन श्रीलंका की टीम जीत गई। यंग टीम है श्रीलंका की टीम। इसी तरह स्कॉटलैंड की टीम कम तजर्बाकार है, लेकिन मेरे ख्याल में इन टीमों को आसान हरीफ कह देना, क्योंकि अब वो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर गई हैं और मेन राउंड में पहुंच गई हैं, तो ये कह देना कि ये टीमें बहुत ही आसान हरीफ है। मेरे ख्याल में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 9 के 9 मैचेस जो हैं वो आसान नहीं है। हर मैच पाकिस्तान को मुश्किल लेके आगे बढ़ना होगा, तभी ये पाकिस्तान की मंजिल जो है वो सेमीफाइनल की आसान हो सकेगी। अच्छा, अब भट्टी साहब, ये तो तब होगा जब होगा, और इनफैक्ट तब होगा जब हम वर्ल्ड कप जाएंगे। तो क्या है मामलात, इस हवाले से कुछ क्लियर हुए हैं? क्या एशिया कप के स्केड्यूल का ऐलान जो है वो इसी वजह से नहीं हो रहा क्योंकि हमारा हुकूमती फैसला अभी होना बाकी है? देखिए, एशिया कप का जो बेसिकली शेड्यूल इसलिए ताख़ीर का शिकार है कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है वो कोलंबो में एशिया कप करवाना चाह रही थी, लेकिन जिन डेट्स में एशिया कप के 9 मैचेस कोलंबो में होना थे, उस वक्त वहाँ मॉनसून का सीजन है और मूसलाधार बारिशों की फोरकास्ट है। लिहाजा अब मुंतज़मीन कोशिश कर रहे हैं कि दम्बुला में ये एशिया कप के मैचेस शिफ्ट हो जाए। हम्बल टूटा भी एक प्रपोजल है। तो बेसिकली जो मौसम है वो आड़े आ रहा है। लाहौर में तो जो 4 मैचेस हैं उनमें तो मौसम बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो श्रीलंका का मौसम है वो एक तो गर्म है, फिर बारिशें बड़ी मूसलाधार फोरकास्ट है। लिहाजा ये जो शेड्यूल है, मुंतज़मीन कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे सेंटर्स तलाश कर लिए जाएं श्रीलंका में जहां पर बारिशें ना हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली श्रीलंका में भी पाकिस्तान की तरह बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, कम सेंटर्स पर क्रिकेट होती है। उनके जो 3 बड़े ग्राउंड है वो तो कोलंबो में ही है, हम्बन टूटा है, दम्बुला है। लिहाजा मुंतज़मीन कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से टूर्नामेंट को बारिश से बचाया जा सके। माजिद भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर दिस डिटेल। लेकिन बात ये है कि हमारा क्रिकेट बोर्ड चला कौन रहा है? पहले तो ये रौला ही जो है ना, इसको सेटल होना चाहिए। तो रियली डोंट नो। ज़का अशरफ साहब की नामजदगी हो गई है, लेकिन अभी कोई इस किस्म की कोई ना अनाउंसमेंट्स हुई हैं। बाय द वे मैंने टीवी पे देखा हुआ, ऑफ कोर्स नाम तो उन्हीं का था। अभी तक मतलब केसेस वगैरह चल रहे हैं। अभी वो हतमी फैसला जिसको कहते हैं ना, हमारा बड़ा फेवरेट टर्म है इधर पाकिस्तान में, वो नहीं हुआ। ऑल्दो यस, ऑल ऑफ अस माइट नो दैट ही इज। अच्छा, हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि ज़का अशरफ ने वो ज्वाइन कर लिया कि नहीं कर लिया। तो मैं अब्दुल्ला आपको यही बताना चाह रही थी कि उनकी रात को ट्वीट आई हुई है जिसमें उन्होंने कहा है कि आई हैव ऑफिशियली जॉइंड PCB एज चेयरमैन। हुआ, आप ये नहीं बताना चाह रही थी, मैं आपको बताना चाह रहा था, लेकिन आप मान नहीं रही थी। नहीं मान रही थी। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे और ज़रा मौसम की सूरत हाल मालूम करेंगे। कराची और गिरदोनवाह की भी सूरत हाल, फिर पंजाब में जो सैलाबी खदशात जाहिर किए जा रहे हैं, सैलाब आने के ऑलरेडी वार्निंग्स दे दी गई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। महकमा मौसमियात के DG मेहर साहबजाद खान साहब हमारे साथ। बिल्कुल, और सबसे पहले आपसे हम यही पूछना चाहते हैं कि चले ये तो हो गया कि ये तो बताया गया था कि मानसून आ रहा है और अच्छी बारिशें होंगी, बार बार ये कहा जा रहा था, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि दिहाइयों के रिकॉर्ड जो हैं वो टूट जाएंगे। तो क्या महकमा मौसमियात को भी नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है? हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं होती। देखें जी, रिकॉर्ड तो किसी लम्हे भी टूट सकता है। और ये आप अगर उसको फोरकास्ट को हमारी को पढ़े तो उसमें हम देते हैं कि कुछ जगहों पे हैवी रेनफॉल के भी चांसेस हैं। तो ये रिकॉर्ड अब आज तो नहीं खैर अभी टूटा, लेकिन पिछले महीने में जो बारिश हुई थी उसमें रिकॉर्ड हमारा 125 साल लाहौर का बारिश का रिकॉर्ड टूटा था। तो ये होता है उसमें, अगर आप उसको पढ़े ना तो हम उसमें देते हैं कि कुछ जगहों पे जो हैं वो ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। तो इस सिलसिले में देखें, जो चीज़ एक एटमॉस्फेयर में होती है उसका वेट करना या उसका वॉल्यूम देखना, वो अभी तक इतना सिलसिला नहीं है कि जी कोई दुनिया में ये बता दे कि जी ठीक है कि जी इतनी बारिशें होंगी। तो बारिश किसी जगह पे ज़्यादा भी हो जाती है, किसी पे कम भी होती है। मानसून की जो बारिश होती है उसका ट्रेंड भी यही होता है कि जी वो किसी जगह पे ज़्यादा, किसी जगह पे कम हो जाती है।
अच्छा मेरे साहब ये बताइएगा कि जिस तरह की बारिश खैबर पख्तूनख्वा और फिर अब पंजाब में हुई है, ये सब मानसून के बड़े इब्तदाई दिनों में ही हो गया है, तो आने वाले दिनों में क्या हम एक्सपेक्ट करें? और बारिश होगी, खुदा न खास्ता मतलब सैलाबी सूरत हाल का तो खदशा है ही, तो हम मज़ीद अर्बन फ्लडिंग के लिए भी तैयार रहें? बिल्कुल। खैर बारिशें तो ये भी ज़्यादा हुई हैं, लेकिन आप जैसे कि कह रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में ज़्यादा माउंटेनियस एरिया है, जहाँ पे बारिश का पानी एकदम जितनी बारिश हुई है फ़्लो करता है, वो फिर ज़्यादा तबाही मचाता है। लेकिन ये अर्बन फ्लडिंग का तो बहस बन रहा है, लेकिन इसमें इतना नहीं है कि जी वो कुछ हो जाए। और अभी तक जो कि हमने बारिश का सिलसिला जो था वो 3 से 8 तक इन बारिशों का ज़ाहिर किया था। तो ये बारिशें जो हैं 7 और 8 वाली बारिशें जो है ना, वो हमारे दरियाओं के कैचमेंट एरियाज़ में ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही हैं, यानी चनाब, रावी और सतलज के कैचमेंट एरियाज़ में। तो उन दिनों में हमने सैलाब का भी ख़दशा ज़ाहिर कर दिया, और चनाब दरिया चनाब में हमने यानी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब जो है उसका वो ख़दशा ज़ाहिर किया है। तो उसके लिए मुतलका इदारे या जो कुछ भी है उनको अभी वार्निंग दे दी गई है। अच्छा, अब ये बताएं कि जो कुछ आप बता रहे हैं इसके बाद ज़रूरी है कि हुकाम और अवाम जो हैं वो दोनों हर तरह के हालात के लिए तैयार हों, तो कुछ एडवाइस करें कि हुकाम को क्या करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए? देखें, ये सिलसिला जो होता है बारिशों का, जैसे मैंने बताया ना कि जी मानसून की बारिशों का सिलसिला ये नहीं है कि जी एक दिन में सारी हो जाए या 10 दिन में सारी हो जाए। ये पूरे 3 महीने का स्पैन होता है, उसमें बारिशें होती हैं। और बाज़ वक़्त होता है कि जी किसी वक्त को अच्छा स्पेल आ गया और ये इसका इम्कान भी ज़ाहिर किया जाता है। तो आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह हम अलर्ट हैं। महकमा मौसमियात जो है इस बारे में काफ़ी ज़्यादा अलर्ट है, और हम जो खदशात होंगे बर वक़्त अवाम को तक पहुँचाते रहेंगे। और ये अभी नहीं है, बल्कि हम पहले भी जो है वो लोगों का इंशाल्लाह एतमाद है हमारे ऊपर, कोई ऐसी बात नहीं है। तो लोगों को एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। पहाड़ी इलाके की और किस्म की जो होते हैं खदशात होते हैं, प्लेन एरियाज़ में अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा होती है, पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग ज़्यादा होती है। तो दोनों के जो है फ़ीचर्स मुख्तलिफ होते हैं। तो उस लिहाज से जो हमारे लोग हैं या हमारे भाई हैं उनको अपने आप को मुहतात रखना चाहिए। शुक्रिया आपका महर साहबजाद खान साहब। सर्टनली अर्बन फ्लडिंग का तो हमने एक अमली मुजाहरा देख ही लिया है। पहले सिर्फ कराची तक के महदूद फिनोमेना था, अब लाहौर, रावलपिंडी वगैरह भी इससे मुतासर होते हैं। फिर फ्लैश फ्लडिंग के पिछले साल वाले विजुअल्स अब तक हमारे जहनों में हैं, जहाँ पूरे होटल दरियाए सवात के किनारे जो वादी कागान में आबाद थे, एंड बिग मैसिव ह्यूज होटल्स, वो ज़मीन बोस हो गए थे। चीज़ें मुतासिर हुई थी। एंड ऑल्सो मतलब पहले शुरू के ही दिनों में वो जो रिकॉर्ड कायम हो गया कल लाहौर वाला, और अभी तो मानसून शुरू हुआ है, सो यू नेवर नो, जस्ट बी केयरफुल। और वो जो आप शुरू में कह रहे थे ना बिजली की वो बेल्स वगैरह, मतलब ये चीज़ें अब ये कोई बताएगा तो हमें नहीं पता था, नो यू नो, तो थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें। ये महीना 1.5 महीना बारिशों का मानसून का चलना ही है। हर साल हमें ये बता रहा है कि इट्स गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स, तो मैनेज करें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, क्योंकि इसमें पेट से मुताल्लिक अमराज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। पानी उसमें आमेज़िश होती है। बाहर के खाने ना खाएं। पानी लाजमी उबालें अगर आप पी रहे हैं घर में, और बाज़ औक़ात आप फ़िल्टर भी करते हैं घर में पानी, उसको भी उबाल कर इस्तेमाल करें। और फलों और सब्ज़ियों पे नज़र रखें, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर थोड़ा सा भी गला सड़ा सा फल हो तो वो आपके मैदे की ख़राबी का बायस बन सकता है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड अदरवाइज़ अगर अल्लाह मियाँ ने आपको महफूज रखा हुआ है तो आप मौसम एंजॉय भी कर सकते हैं। अच्छा, दिस वाज ऑल फॉर पंजाब, लेकिन कराची का भी रुख कर रही है जी मानसून जो है, और कहा यही जा रहा है कि कल से 11 जुलाई तक बारिश का इम्कान है। सो इफ़ यू गाइस वर वेटिंग और ड्रेडिंग और व्हाटएवर, तो ये कल से सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा जी, कराची में आपको पता ही है हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ नया सामने आ जाता है। और अगर हम क्राइम रेट की बात करें तो हुकूमती दावा तो ये है कि भाई क्राइम रेट दुनिया के बड़े बड़े शहरों से कम है, लेकिन शहरियों की राय कुछ और ही है। यौमिया वारदातों की तादाद देखें तो ऐसा महसूस होता है कि कोई गली
डकैतों से महफूज नहीं है। पुलिस से बेखौफ स्ट्रीट क्रिमिनल्स अब चलती सड़क पर रोक कर वारदातें करते हुए बड़े अरसे से ही कर रहे हैं। कराची के शहरी, बाय द वे, जो शहरी है ना, छोड़ दें सब कुछ, सड़कों पे जो हो रहा होगा, अपने घरों की दहलीज पर भी लुट रहे हैं। तो यानी लिटरली आप अपने घर के बाहर खड़े हो तो आप लुट सकते हैं। वहाँ सामान देने से इनकार पर अपनी जानें दे रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तानी निजात कैनेडियन शहरी स्ट्रीट क्राइम की वारदात के दौरान कत्ल कर दिए गए और वज़ीर आला सिंध कहते हैं कि पुलिस शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दे। कैसे दे भाई? एनीवे, क्या कह रहे हैं ये देख लें। मैं चाहूँगा कि सिंध पुलिस और तनदेही से काम करे ताकि हमारे शहरी लोगों को सुकून से अपने काम पे जाना हो, बच्चों को अपने स्कूल जाना हो, लोगों को अपने दफातर जाना हो या किसी सैर व तफरीह के लिए बाहर जाना हो, तो उनको ये परेशानी ना हो कि उनके साथ कोई पेटी क्राइम हो जाएगा। ये भी पुलिस की जिम्मेदारी है। CPLC के आदाद शुमार के मुताबिक शहर में गुज़श्ता 5 माह के दौरान मजमूई तौर पर स्ट्रीट क्राइम्स की 37,016 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन सूबाई वज़ीर नासिर शाह मुतमईन हैं कि अभी जराइम का ग्राफ न्यूयॉर्क से नीचे है। माशाल्लाह, इस कंपैरिजन की कुछ समझ नहीं आई। मतलब अगर कंपैरिजन ही करना है न्यूयॉर्क के क्राइम से, तो न्यूयॉर्क से और भी बड़ी चीज़ें हैं जिनसे कंपैरिजन कर लें। व्हाई आर वी सो सेलेक्टिव? आई एम सॉरी अबाउट कंपैरिजन्स विद यूरोपियन और अमेरिकन सिटीज़ एंड कंट्रीज़। हम इतने सिलेक्टिव क्यों होते हैं? क्या और चीज़ हमारी लेवल पे जा रही है कि हम क्राइम कहें जी उनसे तो कम है? वो हमसे बहुत आगे हैं और वो क्राइम कंट्रोल भी बहुत बेहतर कर लेते हैं। जितना भी हो, हम तो इसी में खुश हैं कि जी उनसे तो कम है ना। ओके, नहीं, अगर वहाँ क्राइम हो रहा है तो वहाँ पे जो क्राइम करने वाले हैं, जो मुजरिम हैं, उनके पकड़े जाने का रेट भी देख लें, वो भी रेशो देख लें। फौरन सजाएं फिर होती हैं, हम इतना बैठ नहीं जाते उस पे। फिर प्रोसिक्यूशन का वो जो है ग्राफ, वो भी देख लें कि किस तरह से प्रोसिक्यूट किया जाता है। तो वो भी सारे मामलात हैं जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है, सिर्फ क्राइम रेट पर ही नहीं। कराची वालों का जानो माल आपको पता ही है, पहले ही ज़रा गैर महफूज था, अब ज़रा गुलिस्तान जौहर का जो ताज़ा वाक़या हुआ है उसने इज़्ज़तों को भी ख़तरे में डाल दिया है। गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरती लड़की पर नौजवान ने जिनसी हमला कर दिया। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की है। लड़की ने मुज़ाहिमत की तो मुलजिम पीछे हटा, मजबूर हुआ पीछे हटने पर दिन दिहाड़े लड़की पर हमले ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। हम आपको डिटेल नहीं दे सकते कि वो उसने पूरी तैयारी की है पहले और CCTV फुटेज ने वो कैप्चर किया। मैं बताना चाहता हूँ, एक्चुअली टुक ऑफ हिज क्लोथ्स फर्स्ट, यू कैन सी शॉर्ट्स एंड देन वो गली में घूम रहा है और पूरा दिन दिहाड़े हो रहा है। ये सुबह 11 बजे हुआ है। मतलब कि 11 बजे गुजर सकते हैं, खिड़कियों से भी लोग देख रहे होंगे, कोई छत पे बालकनी में भी खड़ा हुआ होगा। What is going on? This is a sickness. मतलब ये एक क्राइम भी क्या है। ये एक रिपोर्ट हुआ तो इसमें कोई आइडेंटिफाई हुआ नहीं हुआ। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। महल्ले वालों ने क्या बयान दिया है? ये जो खातून यहाँ से गुजर रही थी, यहाँ से गुजर रही थी, यहाँ ये रहती हैं, क्या मामला है? दिस इज़ अ पर्सनल इंसिडेंट या फिर कोई क्या है ये? काशिफ से जानते हैं। काशिफ, क्या इब्तदाई मालूमात हैं आपके पास कि बस ऐसे ही कोई बावला था जिसने ये हरकत कर दी, या ये खातून यहाँ की रिहायशी है, ये इस लड़के को जानती है, कोई आइडेंटिफाई हो सका इस वाक़े में मुलव्विस? अब्दुल्ला रहमान, सबसे पहले हम अगर इस CCTV की बात करें तो इस CCTV में इस शख्स का चेहरा बिल्कुल वाज़ेह है, बड़ा इत्मीनान से ये इस गली के अंदर मौजूद है। उसके बाद ये हमला करता है, वहाँ से बआसानी फ़रार हो जाता है और इसमें इसकी मोटरसाइकिल भी वाज़ेह है। इन तमाम तर सवालों से जब हम गुलिस्तान जौहर पुलिस से रब्ता किया और उनसे बात किया तो उनकी जानिब से बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आया कि हमें चूँकि इस वाक़े की कोई कंप्लेन नहीं की गई है, ज़ाती नौयत का ये वाक़या लगता है, तो इसलिए करके अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 24 घंटे से ज़ायद का वक्त हो चुका है, अब तक इस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इससे तफ्तीश नहीं की गई है। चूँकि पुलिस का ये बताना है कि अब तक कंप्लेन नहीं की गई तो इसलिए कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। इस इलाके का हमने विज़िट किया, कुछ जानने की कोशिश की तो हमें इस हवाले से बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं हुई हैं, लेकिन चूँकि वाज़ेह CCTV फुटेज है, इस शख्स का चेहरा वाज़ेह है, जो इसकी मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट है वहाँ से इसकी तलाश की जा सकती है, पुलिस की जानिब से इंटरोगेट की जा सकती है, लेकिन अब तक इस वाक़े की जो इंटरोगेशन है वो नहीं की गई है। अच्छा, अगर हम साथ ही साथ अब स्ट्रीट क्राइम की बात करते हैं, जैसे कि आपने भी बताया, आपने जो डेटा शेयर किया है वो 5 महीने का शेयर किया है, लेकिन अब तक 6 महीने गुजर चुके हैं। मैं आपके
सामने 6 महीने का डेटा रखता हूँ, अब तक कराची के अंदर 43,000 वारदातें हो चुकी हैं। इसको अगर हम महीने के हिसाब से डिवाइड करें तो 7,000 एक महीने में, और अगर यौमिया डिवाइड करें तो 240 वारदातें एक दिन में हो रही हैं। शहरी जो हैं 240 शहरी एक दिन के अंदर जो है अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर मोटरसाइकिल से या किसी भी कीमती शय से जो है वो महरूम हो जाते हैं। उसके बाद होता क्या है, पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि CCTV फुटेज लाई जाए, उसमें हम देखेंगे शहर में जो CCTV फुटेज का मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको बढ़ाया जाए। बढ़ाया भी जा रहा है, पुलिस की जानिब से कोशिश की जा रही है कि शहरी अपनी मदद ताब के तहत CCTV फुटेज लगाए, लेकिन जब वो फुटेज आ जाती है, क्या उस फुटेज की मदद से उन मुलजमान तक पहुँचने की कोशिश की जाती है, तो यकीनी तौर पर इसका जवाब ये होगा कि ऐसा नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से मुलजमान पुलिस की पहले तो गिरफ्त में नहीं आते हैं। अगर आ भी जाते हैं तो पुलिस की जानिब से जो उन पर मुकदमा दायर किया जाता है वो मुकदमा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, मुद्दई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द बाहर आ जाता है दोबारा से, और इस तरह की और पहले से ज़्यादा खतरनाक मुलजिम बनकर बाहर आता है एक्चुअली जेल से। I really have nothing to ask. अच्छा काशिफ, जो मोहल्ले वाले, आपने कहा इस इलाके से भी नहीं मालूम हो सका, जो अहले मोहल्ला हैं जिनसे CCTV जिनके कैमरे ने रिकॉर्ड की है, कुछ मोहल्ले वालों का कहना है इस पे, वो इस लड़के को जानते हैं या वो इस वाक़े पे कुछ बता सकते हैं, पुलिस को मदद कर सकते हैं। क्या ये चैलेंज, वैसे लड़के की आंखें, लड़के ने, मैंने जो वीडियो देखी थी तो मास्क पहना हुआ है, फैमिली ने तो होपफुली उसको पहचान लिया होगा, और मैं चाहती हूँ कि उसको कोई चपेड़े पड़ रही हो, बल्कि घर वालों को चाहिए कि उसको थाने में लेके आए। सो जियो फेंसिंग से भी पता लग सकता है कि यहाँ कौन कौन सा मोबाइल इस वक्त ऑन था। फिर ठीक है, अगर मास्क की वजह से इशू हो रहा है तो फिर भी पहुंचा तो जा सकता है इन एनी केस। बिल्कुल अब्दुल्ला, पहुंचा जा सकता है। ना सिर्फ अगर हम एक तरीके से ये बात करते हैं कि इसका चेहरा जो है वो मास्क से ढका हुआ है, जिस वजह से जो है इसकी शनाख्त अगर नहीं भी हो सकती है तो इसकी मोटरसाइकिल वाज़ेह है, उससे हो सकती है। इस गली के अंदर ये मौजूद था जहाँ से CCTV हुई है। पुलिस के इलाकाई जो थाना SHO होता है उसको तमाम तर गलियों का पता होता है, वो अगर चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जानिब से बड़ा इत्मीनान से ये वाज़ेह पैगाम दिया जाता है कि चूँकि इसकी कोई कंप्लेन नहीं आई है तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते और ना करेंगे इस कार्रवाई। लेकिन इस वाक़े की जो है वो SSP ईस्ट की जानिब से SHOs को हिदायत जारी की गई है कि इस शख्स को तलाश किया जाए और गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अब तक ये शख्स जो है वो गिरफ्तार नहीं, इतनी वाज़ेह CCTV फुटेज के बावजूद जो है वो ये शख्स अब तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। इसका कुछ पता नहीं चल सका है कि ये कहाँ से आया था, क्या वजह थी, क्यों इसने ये इकदाम किया और उसके बाद कहाँ ये चला गया है। तो इन सारे और पुलिस अब तक इस पे जवाब। काशिफ, ये मैंने क्या सही सुना है आपको ये कहते हैं? और अब्दुल्ला, आप भी मुझे बता दें कि चूंकि किसी ने कंप्लेन नहीं की तो हम इसको मजीद परसू नहीं कर सकते हैं। पुलिस अब तक ये कह रही है। ये इस एक वीडियो ने सिर्फ शहर में नहीं मुल्क में दहशत मचा दी है, खौफ ज़दा कर दी है कि आप अपनी गली में बाहर नहीं निकल सकते, और इसमें इंतजार हो रहा है कि इसका कोई कंप्लेन करेगा तो मतलब दिस इज अ होल रेड फ्लैग इन इटसेल्फ। एनीवे, ये सवाल नहीं था, ये एक स्टेटमेंट थी। काशिफ, थैंक यू काशिफ बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि पुलिस माशाल्लाह ये कह रही है कि भाई किसी ने कंप्लेन नहीं की है, इसलिए अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। मतलब ये लड़का, इसकी कोई कहीं स्कूल कॉलेज जाता होगा, मोटर बाइक पे है, पैसे शैसे भी थोड़े बहुत तो होंगे, कोई फैमिली होगी, कोई दोस्त, कोई सर्कल होगा, कहीं शायद मे बी ही डज अ जॉब, कोई कुछ। तो जब आप जानते हो ना किसी बंदे को, तो वो मास्क भी पहन ले तो आप पहचान लेते हैं उसको कि वो कौन है। तो लिहाजा बी ब्रेव whoever knows him personally कि आप खुद इसको पकड़ाएं, क्योंकि look at what he is doing। मतलब इरादा क्या था, वो तो खैर करने की कोशिश ही कर रहा था वहाँ। ये एक रेजिडेंशियल एरिया में ये हरकतें हो रही हैं। एक और ही घटिया लेवल है जो हमने एक लेवल है ये, तो मतलब बहुत कुछ होता है, लेकिन दिस इज यू आर देयर टेकिंग ऑफ योर क्लोथ्स इन पब्लिक। तो इस पे तो आप खुद भी कितने बेशर्म हैं, ये भी आप इससे आया हो रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मेमन साहब, और ये मैं कहना है प्लीज़, बिकॉज मुझे, मैं ना एक आवाम की आवाज़ भी हूँ, साथ साथ खास तौर पे ख़वातीन की और लड़कियों की, कि ये देख के मतलब चुप ना हो जाए साइड पे कि जी हमारे साथ तो नहीं हुआ ना, और अल्लाह ना करे हम तो फिरते भी नहीं है। ये वो इंसिडेंट है जो लिटरली किसी के साथ भी हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट इन अ डार्क एरिया। आप एक रेजिडेंशियल एरिया में, आपने बुर्का पहना हुआ है, पूरा निकाब दिन की रोशनी में 11 बजे हैं सुबह के, हर चीज सही जा रही है, उसमें भी अगर कोई आपको अटैक कर रहा है तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ये हम सारों की प्रॉब्लम है, एंड दिस कैन एक्चुअली हैपन टू लिटरली एनीबॉडी आउट देयर। और
इस मौक़िफ़ से मुतमईन नहीं हुआ जा सकता कि किसी ने कंप्लेन नहीं की है, क्योंकि इस वाक़े से दहशत फैली है और जिस वाक़े से दहशत फैलती है उसका सद्देबाब करना और उसमें मुजरिमों और मुलजिमों तक पहुँचना पुलिस की जिम्मेदारी है। शजील इमाम साहब हमारे साथ मौजूद है। शजील साहब, सबसे पहले तो इसी वाक़े की बात कर लेते हैं। समझ से बाहर है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक गुलिस्तान जौहर में एक शख्स आता है, कपड़े उतारता है, लड़की से ज़्यादती की कोशिश करता है, हिरास करता है। आपने भी वीडियो देखी होगी। हैरान कुन बात यह है कि अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। यही कहा जा रहा है कि भाई किसी ने शिकायत नहीं की है। सर, इसको पकड़ना तो जिम्मेदारी नहीं है पुलिस की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले तो ये बहुत एक शर्मनाक वाक़या था और इस पर डेफिनेटली इसको जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये जो भी शख्स था, आईजी साहब से बात हुई है, एडिशनल आईजी साहब से बात हुई है, इसको गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इसको नादरा की मदद से और बाकी भी कोशिश की जा रही है इसकी जियो फेंसिंग के जरिए कि फौरी तौर पर इस शख्स को गिरफ्तार करके और इसको कैसे इसको इस घटिया हरकत पे इसको सख्त से सख्त कानून के दायरे में रह के सजा मिले, क्योंकि ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है किसी भी मुआशरे में। और ये मैं समझता हूँ कोई बीमार जहन का कोई साइको था जिसने ये इस तरह की एक बहुत ही गिरी हुई हरकत, अखलाक से गिरी हुई और मतलब उसको मतलब देयर आर नो वर्ड्स टू कंडेम दिस इंसिडेंट। अच्छा मेमन साहब, खैर इस इंसिडेंट पे तो हम बहुत बात कर सकते हैं, लेकिन कराची मजमूई तौर पर भी ऐसा कोई पुरअमन शहर नहीं है जैसे कि नक्शा अक्सर आप लोग खींचते हैं। लूट मार का सिलसिला जो है वो ख़त्म क्या कम भी नहीं हुआ, और इस पर वज़ीर आला जो है वो कहें कि शहर महफूज है और अवाम डरना बंद करें, ये बात समझ में नहीं आती। कैसे कोई मान ले कि जी अब सब चिल में है क्योंकि इन्होंने कह दिया सब ठीक हो गया? देखिए जी, वज़ीर आला साहब ने जो बात की उन्होंने स्टेटिस्टिक के बुनियाद पे की है। अगर आप 2013 में आप देखें कि दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में कराची का क्या नंबर था 2013 में और 2023 में क्या नंबर है, तो आपको पता चल जाएगा। 2013 में 6 नंबर पे था और 2023 में 128वें नंबर पे है दुनिया के खतरनाक तरीन शहरों में। तो आप ये देखें कि उसमें क्राइम को, मैं ये नहीं बोल रहा कि जी क्राइम जीरो हो गया, पॉपुलेशन बढ़ रही है, बेरोजगारी, इन्फ्लेशन, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं वो डेफिनेटली हैं। और जितना दुनिया के जितने मेट्रोपॉलिटन सिटीज होते हैं उनमें इस तरह के क्राइम रेट ज्यादा। और मैं कुछ अभी आपके सामने कंपैरिजन करूंगा कि किसी बड़े तरक्याती ममालिक का जिक्र कर लूं जिन ममालिक में सारी फैसिलिटीज के बावजूद भी जो है वहाँ पे क्राइम कंट्रोल नहीं हो सकता। तो हमें किसी को हम एक्सक्यूज देके ये चीज नहीं कह सकते, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं कि प्रायोरिटी है सिंध गवर्नमेंट ने जो है पुलिस को की अपलिफ्टिंग के लिए, पुलिस के अपग्रेड करने के लिए वसाइल भी दे रहे हैं, चीजें भी आ रही हैं। जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, सेफ सिटी पे का एक फेज ऑलरेडी कैबिनेट मंजूर कर चुकी है, उसमें पैसे रिलीज हो चुके हैं। दूसरा एक फेज है जो कराची के एंट्री एग्जिट पॉइंट्स हैं, उसके लिए सेफ सिटी के लिए सिंध गवर्नमेंट जो है वो पैसे वगैरह सब अलॉट कर चुकी है। जो अब एक और फेज है जो कि कराची के शहर के अंदर के लिए, उसके लिए भी आउट ऑफ द वे भी चीफ मिनिस्टर साहब ने जाके वो उसको अप्रूवल दे दिया है। तो इंशाल्लाह ताला सेफ सिटी जो है वो बहुत फुल स्विंग के साथ जो है वो कंप्लीट होगा, जिसमें हमें और मजीद मदद मिलेगी जियो फेंसिंग के लिए, इन लोगों को पहचानने के लिए, इन लोगों के रूट्स जानने के लिए, इन लोगों के ठिकाने जानने के लिए। तो फिर मैं समझता हूँ कि उसमें क्राइम के कंट्रोल में काफी मदद हासिल होगी। अच्छा शजील साहब, चलें अल्लाह करे कि सेफ सिटी इस मरतबा एक्चुअल फुल स्विंग के साथ बन जाए, मुकम्मल हो जाए, इस शहर में कैमरे नस्ब हो जाए, मॉनिटरिंग सिस्टम बन जाए, क्योंकि ये हम सुनते सुनते मतलब अब काफ़ी आगे हमारी उम्र भी चली गई है जब से हम ये मामला सुन रहे हैं कि ये होगा होगा होगा। अब लास्ट 5 साल से टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बात हो रही है और हम खुद आपसे बात कर चुके हैं या आपसे किसी सिंध हुकूमत के नुमाइंदे से, इनफैक्ट अभी मोस्ट रिसेंटली तो मुर्तज़ा वहाब जो हमारे मेयर लगे हैं उनसे भी बात कर लिया। अब ये काम हो जाना चाहिए। अच्छा, प्रोसिक्यूशन की हम बात कर रहे थे कि हम अगर न्यूयॉर्क से कंपेयर करते हैं कि भाई वहाँ अगर ज़्यादा जराइम है तो वहाँ पर कन्विक्शन रेट भी ज़्यादा है, वहाँ पर वो एक दफ़ा आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो दोबारा उस सिस्टम में नहीं आते, मतलब उन्हें सज़ाएं दी जाती हैं। अब पुलिस हुक्काम का मानना है कि मुजरिम पकड़ते हैं, कवानीन कमज़ोर होने की वजह से प्रोसिक्यूशन जितनी भी जान मार ले अदालतें ज़मानत दे देती हैं। तो सर इसके लिए कवानीन में तब्दीली है ना जो ज़रूरी है, आप लोग इसके लिए कुछ करें। लेकिन डिपेंड करता है सिचुएशंस पे, और डेफिनेटली आप अगर देखें कि
कवानीन मौजूद हैं, कवानीन में तरमीमें की गई हैं। जो मुझे याद है जब कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे तब विटनेस प्रोटेक्शन प्लान जो है वो तरतीब दिया गया। विटनेस प्रोटेक्शन प्लान के जरिए जो है ताकि जो भी गवाह हैं जो कि विटनेस बनते हैं जिनको पहले फियर में थे उनको गवर्नमेंट पे ये लाजिम है कि गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्शन दे। तो वो जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट था वो इसीलिए इसको कानून में उसको चेंज किया गया, उसको प्रोटेक्शन दी गई कि जी लोग बगैर फियर के आके पहचाने और बताएं कि जी जहाँ जब वो आइडेंटिफिकेशन परेड होती है उसमें भी खुल के वो लोग सामने आ सके लोग, और उसके अलावा भी कोई भी अगर किसी वाक़या होता है तो उसको बढ़ चढ़ कर बता सके। तो खैर सारी चीज़ों के लिए गवर्नमेंट ने वो सारे लॉज ऑलरेडी चेंज कर चुकी है। अब उम्मीद है ये है कि जैसे हम मजीद हमारी अभी जिस तरह काम कर रही है पुलिस और काफ़ी रिकवरीज काफ़ी हो रही हैं, लोगों की गिरफ्तारियाँ काफ़ी हो रही हैं, तो और मजीद जो है कराची शहर में सिक्योर होता है इंशाल्लाह। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच। सो ये सीन है, अब वो कह रहे हैं बेहतरी हो रही है और इस मरतबा दोबारा से वादा किया जा रहा है कि सिटी कैमरों के लिए पैसे रिलीज़ हो गए हैं और काम फुल स्विंग में जारी है। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। इसके लिए कोई क्या किया जाए? अवल तो वो कह रहे हैं कन्विक्शंस होंगी, हम लोगों को पकड़ेंगे, वो कह रहे हैं कि बेहतरी आ जाएगी, वो आई एम सॉरी, आई रियली हैव नो फेथ। क्योंकि इतने सालों में करके क्या दिखाया है आपने? कोई एक एग्जाम्पल तो दे देते, कुछ तो करके दिखाओ कि कुछ कर, मतलब इट इज़ गेटिंग, व्हाई इज़ इट गेटिंग फ्रॉम बैड टू वर्स ऑल द टाइम। एंड आई एम सॉरी, मैं अगेन आप अब्दुल्ला शायद कह दें कि मतलब कह रहे हैं तो हो जाएगा, बट नो, आई एम टॉकिंग फॉर ऑल द वुमेन, एवरी सिंगल टाइम इट गेट्स वर्स। सो सेफ सिटी वाला जहाँ मामला है वहाँ तो क्या जो है ना शुकूक व शुबहात, वो जब तक ये मुकम्मल नहीं होगा प्रोजेक्ट बरकरार रहेंगे, क्योंकि ये सुन के कान पक गए कि हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अगर हम स्केप्टिकल हो और हम अगर हम आई एम सॉरी ये दिल से एक स्केप्टिकल अबाउट एब्सोल्युटली, और अगर दिल से ये निकल ये आए बात कि यार राइट एज इफ ये होगा, वी आर राइट टू से दैट, शो इट टू अस, दिखाएं, अब बहुत हो गई जी। अच्छा, ट्विटर में इलॉन मस्क, मुझे लगता है कि पता नहीं क्या माचिस आ गई है, क्या है? मैं बताती हूँ कि इलॉन मस्क जो है ना, उनकी जानिब से ट्विटर ख़रीदने के बाद आपको पता ही है कि क्या हुआ है कि सोशल मीडिया का ये मकबूल तरीन प्लेटफॉर्म जो हुआ करता था और अभी भी है, वो आए रोज़ तब्दीलियों के अमल से गुजर रहा है। मुझे लगता है ही इज जस्ट हैविंग फन विद इट। मुझे कभी कभी लगता है कि बस उसके हाथ में खिलौना सा आ गया है। यस, बट अब मुझे लग रहा है ही इज नॉट इवन हैविंग फन, क्योंकि अब कुछ कड़वसी पड़ती जा रही है। तो मस्क के आने से पहले ट्विटर का, जैसे कि फॉर इंस्टेंस आपको बताते हैं, जब ब्लू टिक की बात कर लेते हैं, वो सिर्फ मारूफ और किसे मुस्तनद शख्सियात को मिलता था, लेकिन इलॉन मस्क ने ब्लू टिक के लिए $8 माहाना की शर्त आयद कर दी, यानी माहाना फीस देकर कोई भी ट्विटर का ब्लू टिक जो है वो हासिल कर सकता है। और वो आपने नोटिस भी किया होगा, अब सडनली देयर आर सो मेनी ब्लू टिक्स ऑन ट्विटर। और अब इलॉन मस्क के एक हालिया इकदाम ने ट्विटर के मुस्तकबिल पर मजीद सवालात उठा दिए। और ये जरा सुने, ट्विटर सार्फिन दिन में कितने ट्वीट पढ़ सकते हैं, इसकी एक आर्जी हद मुकर्रर कर दी गई है। वाई? इट डजंट मेक सेंस। गैर मुसद्दका अकाउंट्स अब से दिन में सिर्फ 800 पोस्ट्स पढ़ सकेंगे, अब्दुल्ला अंदाज़ा करें, जबकि नए गैर मुसद्दका अकाउंट्स के लिए ये हद 400 होगी। अलबत्ता फीस देकर ब्लू टिक हासिल करने वाले मुसद्दका अकाउंट्स जो हैं वो दिन में 8000 ट्वीट्स पढ़ सकेंगे। जो वेरीफाइड हैं, जिन्होंने ऑलरेडी अपनी वेरिफिकेशन की फीस पे की हुई है, वो सिर्फ 800 पोस्टें पढ़ सकेंगे। अगर उन्होंने मजीद ट्वीट्स पढ़नी है तो उसकी वो इसके अलावा फीस दें, मतलब आई गेस ज़्यादा इस अच्छा आगे सुना ना ये, ऑल्दो इसकी अभी एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए मजीद। इलॉन मस्क अपने इस फैसले पर कायम रहते हैं या रद्द बदल करते हैं, ये बात की बात है, आपको पता है वो रोज़ चीज़ें बदल भी देते होते हैं। लेकिन ट्विटर एक दिहाई से दुनिया में इजहार राय का सबसे नुमाया प्लेटफॉर्म था, और अब इलॉन मस्क के फैसलों ने सार्फिन की आज़ादी को ही चैलेंज कर दिया है। और अब क्या हो रहा है जी, ऑब्वियसली जब इस किस्म की चीज़ें होती हैं ना तो स्पेस बनती है कोई नई चीज़ आने के लिए, और वो नई चीज़ क्या है? मेटा जो है, आपको पता है फेसबुक वाली कंपनी, उसने थ्रेड्स के नाम से एक नई ऐप मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है, और लॉन्च होने के 1 घंटे में 50 लाख अफराद इसमें अकाउंट बना चुके हैं। सो जल्दी जल्दी से आप भी बना लें, इससे पहले कि आपका जो यूजर नेम है वो कोई और ले ले। बाय द वे वो आज से लॉन्च है, आपको पता है ना, 6 जुलाई। हाँ, तो आज से लॉन्च हो चुका होगा, और 1 घंटे में 50 लाख लोग अपने अकाउंट्स बना चुके हैं। That is how it is. So, और फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग के अपनी नई ऐप पर अपनी पहली पोस्ट में सबको खुशामदीद भी कह दिया है। सो ये भी हो गया। बहुत बहुत मुबारक। निगहदाद हमारे साथ हैं जो कि लॉयर हैं, इंटरनेट एक्टिविस्ट हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन डिजिटल राइट्स फाउंडेशन चलाती हैं। निगहत, क्या हाल है आपका?
लेकिन ट्विटर को तो थोड़ी देर के लिए बाद में बात करते हैं कि जो थ्रेड्स है, इज इट गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग? और सारी दुनिया जिस तरह ट्विटर पे गई थी, थ्रेड्स, इज इट, आप क्या कहेंगी? वैसे थ्रेड से पहले भी अगर आपने देखा होगा कि ट्विटर से बेजार जो लोग थे वो कुछ और सोशल मीडिया साइट्स, मैस्टरडॉन और इस तरह की कुछ और भी साइट्स आई थी, और जिनका जो डिज़ाइन प्लेटफॉर्म का था वो बड़ा डिसेंट्रलाइज था। जो थ्रेड्स है वो मुझे लगता है कि शायद इस वजह से तेज़ी से वहाँ पे यूज़र्स जा रहे हैं क्योंकि वो कनेक्टेड है इंस्टाग्राम से। सो अगर आपका ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है और आप थ्रेड्स जो हैं वो डाउनलोड करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली इंस्टाग्राम के अकाउंट से कनेक्टेड हो जाते हैं, तो आपको इतनी ज़्यादा कोई मेहनत नहीं की। तो आई थिंक जो मेटा के जो लीडरशिप है वो उन्होंने बहुत स्मार्ट और क्लेवरली एक डिसीजन लिया है जिसमें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो यूज़र्स हैं इंस्टाग्राम के वो थ्रेड्स पे जा सकते हैं, तो उनको यूज़र्स को अट्रैक्ट करने के लिए कोई इतनी ज़्यादा तगोदो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक इट्स ऑल्सो अ वेरी स्मार्ट टाइम एंड डिसीजन फॉर देम ऑल्सो के इस वक्त जब एक इलॉन मस्क की तरफ से इस तरह के फैसले आ रहे हैं जिससे ट्विटर यूज़र्स काफ़ी बेजार और आवाज़ार हैं और उनको पे करना पड़ेगा और बहुत सी और भी चीज़ें हो रही हैं, और ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल एक फ़र्द जो है वो ये डिसीजन ले रहा है, इसके पीछे कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई प्रॉपर कोई मैकेनिज्म अब नहीं रहा, तो शायद इस तरह के जो इनिशिएटिव हैं जैसे थ्रेड है वो और ज़्यादा मकबूल हो जाए। लेकिन थोड़ा साबित करेगा जी निकत, लेकिन डज इट मैटर जी ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली क्योंकि मेटा इज अ बिग कंपनी और फेसबुक तो सारे जानते ही हैं, तो उनके लिए ज़रा आसान है ट्रस्ट करना। हाउएवर फेसबुक के ऊपर भी तो कितनी आपको पता है कि इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि ये प्राइवेसी जो है आपकी बेच देते हैं, तो वो कंसर्न्स जो हैं डेटा बेचते हैं, वो कंसर्न्स थ्रेड्स के साथ भी है, बिकॉज बहुत से आर्टिकल्स ऐसे भी लिखे जा रहे हैं कि इस वक्त थ्रेड्स पे अगर आप जा रहे हैं तो इस बारे में भी शोर रहे हैं कि आपका जो डेटा है वो निकलेगा बाहर। देखिए प्लेटफॉर्म्स, ये जो जितने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अगर आप देखें, जो हम मिलीनियल्स हैं हमारे दौर में जो आए, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ये इनके जो प्लेटफॉर्म का डिज़ाइन और बिजनेस मॉडल रहा है उस पर हमेशा तनकीद की जाती रही हो और वो बिल्कुल ठीक लोग करते रहे हैं, और उसमें डेटा पे बहुत ज़्यादा इन्हसार है, पूरा बिजनेस मॉडल उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात है कि जो थ्रेड्स पे लोग जा रहे हैं उनको ज़रूर ये कॉशियस होना पड़ेगा कि जो एतराज़ात प्लेटफॉर्म के बारे में पहले से आते रहे हैं वही थ्रेड्स के हवाले से भी होंगे। अब नाउ द प्रॉब्लम इज कि आपके लिए कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि कम नकाइस के साथ है, और लेकिन उसके साथ साथ आपके डेटा जो है वो भी आपके कंट्रोल में रहे, यूज़र के कंट्रोल में रहे, एट द सेम टाइम आपको कम्युनिटी भी मिले, लोग भी मिले। अब यही बात है मोनोपोली की, कि ये प्लेटफॉर्म्स की जो मोनोपोली है वो इतनी ज़्यादा है कुछ प्लेटफॉर्म्स की, और इस वजह से जो छोटे डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म्स हैं वो सामने नहीं आ पाते क्योंकि वहाँ पे यूजर्स ही नहीं जाते और वहाँ पे कम्युनिटीज ऑलरेडी नहीं होती हैं। तो ये ऑफ कोर्स यूजर्स को ये एक कॉशियस तो रहना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि हम पुश बैक भी करें इन कंपनीज को, लाइक वी नीड टू कीप पुशिंग बैक इन प्लेटफॉर्म्स को ताकि अपने बिजनेस मॉडल को बना सकें। हम इलॉन मस्क का जो दिल चाह रहा है वो कर रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म है जहां उनका कंज्यूमर, जहां उनका एंड यूज़र आवाज़ उठा सके, कहीं कोई केस दायर कर सके, मतलब या फिर बस अपनी बस एक इंसान की मर्जी है, पूरी दुनिया की इजहार राय का बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है। इट कैन नॉट जस्ट बी वन मैन शो। सो लोग इस तरह की कोई तंजीमें हैं जो इस बारे में एक्चुअली कुछ काम कर रही हैं कि भाई इसको बचाया जाए, या अगर कंज्यूमर्स को कुछ इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं सो उनके तहफ़्फ़ुज़ात को एड्रेस किया जाए। देखिए अब्दुल्ला, ये एक तो ये कि ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं ये तमाम यूएस के लॉ के अंडर रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। यूएस का जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो कानून है वो सबको पता है फर्स्ट अमेंडमेंट के हवाले से, लेकिन इसके अलावा अब बहुत सी रियासतें जो हैं और बहुत सी जो इदारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा एतराज़ात पहले भी करते आए हैं, लेकिन अगर आप यूरोपीय यूनियन का डिजिटल सर्विसेज एक्ट देखें तो वो इन
प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काफी ज्यादा जिम्मेदारियों और फाइन्स लेकर के आया है, और वो 2024 में उसका इतलाक भी होगा। लेकिन जब ये जो मॉडल होता है, बिजनेस मॉडल इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का होता है, देखिए इलॉन मस्क ने वो खरीदा है, ही इज द सोल ओनर, वो इस पे जो भी चेंजेस करना चाहे वो कर सकता है। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। यस, इलॉन मस्क ने खरीदा है तो वही लग रहा है जो चाहे वो कहीं चेंजेस कर सकते हैं। हालांकि कुछ और भी बातें फिर किसी दिन आपको करेंगे। ऑलराइट जी, दैट इज इट फॉर टुडे। वी आर गोना सी यू टुमारो। बाय।